नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 वाणिज्य विषय का प्रथम अध्याय पुष्प पालन का अध्ययन करेंगे। आपने प्राय देखा होगा कि जब मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सीमित थीं, तब व्यापार का स्वरूप भी बहुत छोटा हुआ करता था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से कर लिया करता था। लेकिन समय के साथ में आज का युग व्यापार एवं उद्योग की उन्नति का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों, बढ़ती हुई स्पर्धा तथा यातायात एवं संदेश के साधनों में निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप आज का व्यापार राष्ट्रीय स्तर का न होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। अतः वर्तमान में व्यावसायिक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तनों के साथ साथ व्यापार में दिन प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, अर्थात लेन देन की संख्या बढ़ रही है। कोई भी व्यापारी भले ही उसकी स्मरण शक्ति कितनी भी तेज क्यों ना हो, व्यापार में प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों एवं लेन देनों को उचित प्रकार से याद नहीं रख सकता है। अतः कोई व्यापार कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उसके व्यवहारों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही लेखा पुस्तकों में लिखना आवश्यक हो गया है। गांव में जब हम पढ़ते थे तो गांव में एक परंपरा थी, कहावत थी। लोग कहते थे, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। वाली कहावत लेन देनों की पुस्तकों में लिखने की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करती है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं, व्यापारिक लेन देनों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर निर्धारित लेखा पुस्तकों में नियमानुसार लिखने की कला को पुस्त पालन कहते हैं। पुस्त पालन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त धन पालन। अंग्रेजी में कहेंगे बुक प्लस कीपिंग। पुस्त से अभिप्राय पुस्तकों से है और पालन से अभिप्राय रख रखाव से है। इस प्रकार पुस्त पालन का शाब्दिक अर्थ पुस्तक रखना होता है। यहाँ पर पुस्त पालन का अर्थ पुस्तकों को मेज पर या अलमारी में सजाकर रखना नहीं है, वरन पुस्तकों का पुस्त पालन का अर्थ व्यापारिक लेन देनों को हिसाब किताब की निर्धारित पुस्तकों में नियमानुसार लिखने से है या उनका लेखा करने से है। पुस्त पालन विशेष रूप से हमें इस तथ्य की जानकारी देता है कि वास्तव में व्यापारिक लेन देनों का लेखा किस प्रकार और किन पुस्तकों में किया जाना चाहिए। पुस्त पालन में अपने कुछ विशिष्ट सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर लेखा करके कोई भी व्यापारी अपने व्यापारिक लेन देन संबंधी तथ्यों का ज्ञान किसी भी समय सरलता से प्राप्त कर सकता है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा को समझाने का प्रयास किया। J.R. वाटलीवाई के अनुसार व्यापारिक लेन देनों का उचित या निर्धारित पुस्तकों में लेखा करने की कला का नाम ही पुस्त पालन है। वही नॉर्थकॉट नाम के विद्वान थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, पुस्त पालन वाणिज्यिक या वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक पहलू को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखने की कला है। इसको एक समग्र परिभाषा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पुस्त पालन बुक कीपिंग वह कला एवं विज्ञान है जिसके अनुसार व्यक्ति, संस्था एवं कंपनी आदि के द्वारा विभिन्न व्यापारिक व्यवहारों का मौद्रिक रूप से लेन देन निर्धारित पुस्तकों में निश्चित प्रणाली के आधार पर नियमानुसार एवं नियमित रूप से किया जाता है, जिससे कि आवश्यकता अनुसार संबंधित तथ्यों की यथा समय उचित जानकारी सहजता से प्राप्त की जा सके।
अब बात आती है पुष्प पालन की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हैं पुष्प पालन की, जैसा कि परिभाषाओं से हमने जाना, निश्चित पुस्तकों में लेखा। पुष्प पालन में लेन देनों का लेखा कुछ निश्चित पुस्तकों में किया जाता है। कला एवं विज्ञान। पुष्प पालन कला और विज्ञान दोनों ही हैं। विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करते समय कुछ निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों का पालन किया जाता है। और कला इसलिए है क्योंकि इसमें व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा करने का ढंग बताया जाता है। निश्चित नियम एवं प्रणाली के अनुसार लेखा। पुष्प पालन में लेन देनों का लेखा कुछ निश्चित नियमों एवं निश्चित प्रणाली के आधार पर किया जाता है। निश्चित उद्देश्य। पुष्प पालन में लेखा किसी निश्चित उद्देश्य से किया जाता है, जैसे लाभ हानि का पता लगाना, वित्तीय स्थिति का पता लगाना, ऋण की स्थिति का ज्ञान कि हमारा कितना ऋण है, कितने संपत्ति हैं, कितने दायित्व हैं। इन सब निश्चित उद्देश्यों के लिए हम पुष्प पालन का कार्य करते हैं। वित्तीय व्यवहारों का लेखा। पुष्प पालन में केवल वित्तीय व्यवहारों के लेखा किया जाता है। मौद्रिक रूप में लेखा। पुष्प पालन में व्यापारिक व्यवहारों का मौद्रिक रूप से लेखा किया जाता है। ऐसे व्यवहार जिन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, पुस्तकों में भी नहीं लिखते हैं। पुष्प पालन के उद्देश्य। पुष्प पालन के कुछ उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति पुष्प पालन करता है। रोकड़ का ज्ञान। दैनिक लेन देन संबंधी कार्यों की पूर्ति करने के लिए व्यापारी को नगद धनराशि की आवश्यकता होती है। नकदी का कुछ भाग तो वह व्यापारी अपने पास रख लेता है, जबकि शेष भाग को वह बैंक में जमा कर देता है। पुष्प पालन में नकदी तथा बैंक में जमा राशि की पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाती है। क्रय विक्रय का ज्ञान। पुष्प पालन के अंतर्गत रखे जाने वाली क्रय बही और विक्रय बही से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि व्यापारी ने वर्ष में कुल कितना माल खरीदा और कितना माल बेचा है और कितना माल हमारे स्टॉक के अंदर रह गया है जो बिक नहीं पाया है। आय व्यय का ज्ञान। पुष्प पालन के अंतर्गत नियमानुसार तैयार किए गए लेखाओं से व्यापारी को अपनी आय व्यय की मदों का ठीक ठाक ज्ञान हो जाता है। देनदारों का ज्ञान। पुष्प पालन के द्वारा व्यापारी को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके कुल कितने देनदार हैं, अर्थात कितनी राशि उसे अपने देनदारों से प्राप्त होनी है। लेनदारों का ज्ञान। पुष्प पालन से व्यापारी को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसे लेनदारों से कुल कितनी राशि देनी है, यानी कि जो लेनदार हैं वो उससे कितना रुपए लेकर के जाएंगे, कितना उसको भुगतान करना है। पूंजी एवं आहरण का ज्ञान। यह एक नया शब्द आया, आहरण। पूंजी वह धन जो व्यवसायी के स्वामी के द्वारा व्यापार में लगाया जाता है, पूंजी कहलाता है। आहरण व्यापार से निजी प्रयोग के लिए निकाला गया माल आहरण कहलाता है। तो व्यापारी को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कितना धन उसने व्यापार में लगाया है और कितना धन उसने निजी प्रयोग के लिए निकाला है। तो कर सकते हैं इस टाइप से हम आगे। छल कपट एवं त्रुटि संबंधी जानकारी। पुष्प पालन की सहायता से व्यवसाय में होने वाले छल कपट व त्रुटियों आदि के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। लाभ हानि का ज्ञान। पुष्प पालन में एक निश्चित अवधि के लिए व्यापार और लाभ हानि खाता बनाया जाता है। इससे व्यापारी को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके व्यापार में लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रही है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान। पुष्प पालन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष व्यापारिक स्थिति ज्ञात करने के लिए एक निश्चित तिथि पर आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिसकी सहायता से व्यापारी को व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। लाभ हानि के कारणों का पता लगाना।
अपनी लेखा पुस्तकों का अध्ययन करके कोई व्यापारी प्राप्त होने वाले परिणामों की जानकारी प्राप्त करके अपने व्यापार की उन्नति के लिए समुचित कदम उठा सकता है। कर निर्धारण संबंधी ज्ञान। व्यापारी को वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता है, जैसे व्यापारिक कर है, जीएसटी चल रहा है, आय कर है, सेवा कर है, उत्पाद कर है। जो कर होते हैं इनका भुगतान करना होता है। यदि उसने प्रॉपर वे में पुस्तकें रखी हैं तो उनका वह भुगतान आसानी से कर सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा गणना की आवश्यकता नहीं होगी, कम गणना से ही वह टैक्स का भुगतान कर सकता है। भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। व्यापार अपने खातों के द्वारा व्यापार संबंधी भावी आवश्यकताओं का अनुमान सहजता से लगा सकता है। पुष्प पालन के लाभ, महत्व एवं आवश्यकता। वर्तमान में किसी व्यापारी के सफल संचालन के लिए पुष्प पालन का ज्ञान अनिवार्य हो गया है। पुष्प पालन से व्यापारी को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे भूल से बचाव। व्यापारी की स्मरण शक्ति कितनी भी विकसित क्यों ना हो, वह प्रत्येक लेन देन को याद नहीं रख सकता। अतः पुष्प पालन द्वारा भविष्य में होने वाली भूलों से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। वैधानिक प्रमाण। उचित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकें न्यायालय में विश्वसनीय प्रमाण का कार्य करती हैं। यदि किसी देनदार द्वारा धनराशि का भुगतान करने में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा आनाकानी की जाती है तो ऐसे में लेखा पुस्तकों के आधार पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। छल कपट जालसाजी से बचाव। पुष्प पालन के द्वारा व्यापारी तथा उद्योगों में कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले छल कपट व जालसाजी का सरलता से पता लगाया जा सकता है और यह व्यवस्था कर्मचारियों पर नैतिक अवरोध का कार्य भी करती है। मूल्य निर्धारण। पुष्प पालन की सहायता से व्यापारी अपने उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारित भी कर सकता है। अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण। हमारे व्यापार में कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से हो रहे हैं, हम व्यापारिक पुस्तकें रख करके उनको पता लगा सकते हैं कहाँ पर हमने खर्चे अनावश्यक रूप से किए हैं, उन पर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। कर, जैसा कि मैंने अभी इसके उद्देश्य में ही बताया, कर निर्धारण में सहायक। व्यापारी को विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता है, तो अगर उसने लेखा पुस्तक प्रॉपर वे में रखी है तो बहुत आसानी से हम करों की गणना करके करों का भुगतान कर सकते हैं। व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। पुष्प पालन के द्वारा व्यापारी ज्ञात कर सकता है कि उसके व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी संपत्ति कितने हैं, दायित्व कितने हैं, व्यापार में लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं, उसे व्यापार में लाभ हो रहा है अथवा हानि। दिवालिया होने पर शीघ्र छुटकारा। अगर कोई व्यापारी दिवालिया हो जाता है तो न्यायालय के समक्ष अपनी पुस्तकें प्रस्तुत करके अपने आप को आसानी से दिवालिया घोषित करा सकता है। व्यापार के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। पुष्प पालन के द्वारा ही व्यापारी गत वर्षों में प्राप्त किए गए परिणामों की तुलना करके व्यापार के भावी विकास के लिए अनेक योजनाएं बना सकता है। व्यापार के मूल्यांकन में सहायक। यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार को बेचना चाहता है तो आसानी से 2-3 साल के पुराने रिकॉर्ड को दिखा करके अपने व्यापार की यथास्थिति को स्पष्ट कर सकता है कि हमारा व्यवसाय की स्थिति यह है। आदर्श पुस्तक प्रणाली के गुण। किस प्रणाली को, बहीखाता प्रणाली को हम आदर्श मान सकते हैं? वर्तमान में पुष्प पालन की अनेक प्रणालियां प्रचलन में हैं तथा व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार व व्यापार के आकार के आधार पर किसी भी प्रणाली का प्रयोग कर सकता है। एक आदर्श बहीखाता प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सरलता। बहीखाता प्रणाली इतनी सरल होनी चाहिए कि सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसे सुगमता से अनुसरण कर सके। स्वच्छता एवं स्पष्टता। बहीखाता प्रणाली में स्वच्छता एवं स्पष्टता का भी गुण होना चाहिए। शीघ्रता। बहीखाता प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त करने में अधिक समय न लगे। मितव्ययिता।
बही खाता प्रणाली इतनी व्ययशील खर्चीली नहीं होनी चाहिए कि व्यापार पर अपना प्रतिकूल प्रभाव डाले, अर्थात व्यापार के अनुकूल होनी चाहिए। लोचदार, बही खाता प्रणाली को लोचदार होना आवश्यक है, क्योंकि हमेशा व्यापार एक सा नहीं रहता है। अगर वृद्धि होती है तो बही खाता प्रणाली को भी आसानी से एक्सटेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, विस्तार किया जा सके। वैज्ञानिक, बही खाता प्रणाली के नियमों एवं सिद्धांतों में निश्चितता होनी चाहिए, जिससे कि उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो सके। पुष्प पालन की कुछ प्रमुख प्रणालियां हैं, जैसे रोकर प्रणाली। यह प्रणाली सामान्यतः उन्हीं व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है जिनके यहाँ पर लेन देन पूर्ण रूप से नगद रोकड़ में किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ गैर व्यापारिक संस्थाएं भी इस प्रणाली का प्रयोग करती हैं, जैसे क्लब हैं, अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, पुस्तकालय हैं, अनाथालय हैं, गौशालाएं हैं, मनोरंजन समितियां हैं। चूंकि इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापार या व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए लाभानी खाता नहीं बनाया जाता। इसमें आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, आगम शोधन खाता और व्यापार लाभानी खाता तैयार किया जाता है। इसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। तैयार करके वित्तीय स्थिति ज्ञात की जाती है। नंबर 2 पर आता है एकहरा लेखा प्रणाली। यह प्रणाली प्राय उन्हीं व्यापारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है जिनके यहाँ पर अपूर्ण लेखे रखे जाते हैं, अर्थात रोकड़ पुस्तक के अलावा केवल वही खाता लेखा के अलावा केवल खाता वही का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ष के अंत में व्यापार एवं लाभानी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा न बनाकर केवल रोकड़ की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जाती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम लागू होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन को ऋणी डेबिट एवं धनी क्रेडिट दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है। पुष्प पालन की यह अत्यंत लोकप्रिय प्रणाली है। इसका प्रयोग विश्व के लगभग सभी देशों में किया जाता है। भारतीय बही खाता प्रणाली, इस प्रणाली का प्रादुर्भाव भारत में ही होने के कारण इसे भारतीय बही खाता प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में रजिस्टरों एवं लेजरों के स्थान पर लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत लेन देनों को प्रांतीय भाषाओं में लिखा जाता है। यह प्रणाली केवल भारत में ही प्रचलित है। यह प्रणाली केवल प्राचीन प्रणाली है, वर्तमान में इसका पर्याप्त प्रचलन है। अब चर्चा करते हैं पुष्प पालन की शब्दावली। व्यापार, सबसे पहला प्रश्न आता है व्यापार। कोई भी आर्थिक कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। कोई भी आर्थिक कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है व्यापार कहलाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है, किसी काम को प्रारंभ करने का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, लेकिन व्यापारी के प्रयासों का परिणाम लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमारा लाभ कमाना ही होना चाहिए। पेशा, ऐसा कार्य जिसके लिए किसी विशेष शिक्षा या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंक शिक्षक कह सकते हैं इसको, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर इत्यादि। व्यापार का स्वामी, वह व्यक्ति जो व्यापार प्रारंभ करता है, व्यापार में अपनी पूंजी लगाता है, व्यापार की देखरेख करता है, व्यापार का जोखिम उठाता है तथा लाभ हानि का पूर्ण अधिकारी होता है, व्यापार का स्वामी कहलाता है। व्यापारिक लेन देन, किसी वस्तु
व्यापारिक लेन देन किसी वस्तु या सेवा के खरीदने या बेचने या विनिमय को व्यापारिक लेन देन कहते हैं। धन के आदान प्रदान को भी लेन देन कहा जाता है। वस्तुओं सेवाओं के नगद लेन देन, नगद क्रय विक्रय को नगद लेन देन, और ऐसे लेन देन जिनका भुगतान भविष्य में होना है उधार लेन देन कहलाते हैं। क्रय, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है उसकी खरीद को क्रय कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, नगद क्रय और उधार क्रय। यदि क्रय की गई वस्तु का तुरंत भुगतान कर दिया जाता है तो वह नगद क्रय कहलाता है, और यदि भुगतान भविष्य की किसी तिथि पर किया जाना है तो उसे हम उधार क्रय कह सकते हैं। विक्रय, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है या जिस वस्तु का उत्पादन या निर्माण करता है उसके बेचने संबंधी व्यवहार को विक्रय कहते हैं। विक्रय भी दो प्रकार का होता है, माल बेचा पैसा तुरंत मिल गया, नगद विक्रय। माल बेचा भुगतान भविष्य में प्राप्त होना है तो उधार विक्रय। आवधिक विक्रय एक निश्चित अवधि के लिए होने वाले समस्त नगद एवं उधार विक्रय के योग को आवधिक विक्रय कहते हैं। क्रय वापसी और विक्रय वापसी, जब किसी कारण से खरीदे गए माल का पूर्ण या आंशिक भाग लौटा दिया जाता है तो वह क्रय वापसी कहलाता है। इसी प्रकार विक्रय किया हुआ माल वापस प्राप्त हो जाता है उसे हम विक्रय वापसी कहते हैं। रहतिया बहुत महत्वपूर्ण है। लेखा अवधि के उपरांत जब व्यापारी के पास कोई माल या वस्तु बिना प्रयोग किए हुए बिना बिके रह जाती है वह रहतिया कहलाती है। अर्थात इसको शॉर्ट में कह सकते हैं वह माल जो वर्ष के अंत में बिकने से रह जाता है वह रहतिया कहलाता है। दो अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया। वर्ष के प्रारंभ में बचे हुए माल को प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से शेष रह जाता है उसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं। जीवित स्टॉक, व्यापार में पशु संपत्ति भांति प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं, उसको जीवित स्टॉक कहा जाता है, जैसे घोड़े एवं बैल। मृत स्टॉक, व्यापार में जो संपत्तियां निरंतर प्रयोग हेतु क्रय की जाती हैं उनको मृत स्टॉक कहते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी। संपत्ति, वे वस्तुएं जो स्थायी एवं अस्थायी रूप से व्यापार के संचालन में सहयोग करती हैं वे संपत्ति कहलाती हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, रोकड़, स्कंध, रहतिया। दायित्व, व्यापार के प्रारंभ करने एवं उसे संचालन हेतु अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं से प्राप्त किए गए ऋणों को दायित्व कहा जाता है, जैसे देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण, पूंजी। इसको मैं बता चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं। वह धन जो व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यापार में लगाया जाता है पूंजी कहलाता है। व्यापार के प्रारंभ में प्रयुक्त नकदी तथा माल की धनराशि को भी पूंजी माना जाता है। आहरण, व्यापार के स्वामी के द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यापार से निकाला गया माल अथवा नगद रोकड़ आहरण कहलाती है। छूट, माल के क्रय एवं विक्रय के समय उसके मूल्य में कुछ रियायत या कमी कर देना छूट या कटौती कहलाती है, इसे बट्टा भी कहते हैं।
व्यापारिक छूट माल के विक्रय में वृद्धि करने के उद्देश्य से सूची मूल्य में छपे मूल्य में से कुछ कमी कर देना व्यापारिक छूट कहलाता है। इस प्रकार की छूट का लेखा पुस्तकों में कहीं पर भी नहीं किया जाता है। नकद छूट माल के विक्रय की दशा में शीघ्र भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रेरणा स्वरूप भुगतान में कुछ कमी कर दी जाती है। यह कमी नकद छूट कहलाती है। विशेष छूट जब किसी ग्राहक को किसी विशेष उद्देश्य से माल के मूल्य में कुछ कमी कर दी जाती है उसे विशेष छूट कहते हैं। अप्राप्य ऋण उधार विक्रय की दशा में जब मूल्य का पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं होता है, जो वसूल न हो सकने वाली राशि अप्राप्य ऋण या अशुद्ध ऋण कहलाती है। देनदार जब व्यापारी को किसी व्यक्ति, संस्था, निगम, फर्म या कंपनी से कुछ पाना होता है तब वह भुगतान नहीं कर देते व्यापारी के ऋणी या देनदार कहलाते हैं। लेनदार जब व्यापारी को किसी व्यक्ति, संस्था, निगम, फर्म या कंपनी को कुछ देना होता है तो जब तक वह भुगतान नहीं कर देता उसका वह ऋणदाता या लेनदार कहलाता है। कमीशन कुछ व्यापारी अपने माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए मध्यस्थों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर देते हैं और उनको जो प्रतिफल दिया जाता है वह कमीशन कहलाता है। अधिविक्रय कभी कभी बैंक अपने ग्राहकों को उसके बैंक खाते में उसके द्वारा जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकालने की सुविधा देता है। यही अधिविक्रय कहलाता है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन में जाना कि पुस्तपालन क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषताएं, इसके उद्देश्य, लाभ, महत्व, आदर्श बही खाता प्रणाली के गुण, पुस्तपालन की विभिन्न प्रकार की प्रणालियां, पुस्तपालन की शब्दावली। मैं आशा करता हूं कि आपको